3 तारीख को अभी वर्डप्रेस फ्रीडम डे था, कल के दिन। उस दिन रैंक आई भारत की, रैंक निकल करके आई कि भारत 11 स्थान फिसल गया। 180 देशों में से भारत 161वें स्थान पर रहा है। बुरे हालात हुए हैं भाई साहब। पत्रकारिता के अंदर जो रिपोर्ट है वो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा निकाली जाती है। ये फ्रांस की एक एजेंसी है जो ये तय करती है कि किस देश के अंदर पत्रकारिता कितनी आज़ाद है। तो पत्रकारिता कितनी आज़ाद है, इस आधार को लेकर के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स निकाला जाता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 180 देशों में से भारत 161वें स्थान पर रहा है। भारत कितने अंक फिसला है, 11 पोजीशन फिसल गया है। हर साल लाने वाली इंडेक्स है ये। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये इसका 21वां सेशन था। भारत की जो पत्रकारिता है वो स्वतंत्र पत्रकारिता नहीं है, और स्वतंत्र पत्रकारिता नहीं है इसको लेकर के ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर करके जो एजेंसी है इसका क्या कहना है। इसका बयान भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं आपको वो सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक्स जान लीजिए। देखिए इस खबर को समझें उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी देना चाहूंगा। जानकारी ये है, जब भी हम इंडिया में या किसी भी देश के अंदर लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतंत्र के अंदर एक बहुत बड़ी चीज होती है, दैट इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मतलब आपकी अभिव्यक्ति को आप अभिव्यक्त कर सकें। आजाद आप कब हैं, जब आपको लग रहा है कि ये गलत है तो आप बोल सकें कि ये गलत है। अगर आपको लग रहा है कि ये सही है तो आप उसके समर्थन में खड़े हो सकें। यदि ये दो चीजें होने लगती हैं तो वो लोकतंत्र कहलाता है। जनता अपनी अभिव्यक्ति को लेकर आजाद कहलाती है। हमारे देश में भी अभिव्यक्ति की आजादी है, और अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कुछ लोगों को रोजगार भी अभिव्यक्ति का ही मिला हुआ है। उन्हें हम पत्रकार कहते हैं। पत्रकार कौन है? जो सही या गलत को बताने की अभिव्यक्ति रखता है। इसी कारण से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में पत्रकारिता जो है वो भी एक प्रकार से फंडामेंटल राइट का हिस्सा हो चुकी है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर पत्रकारिता भी एक प्रकार के मूल अधिकार का ही बाई प्रोडक्ट माना जाता है कि भाई पत्रकार लिखता इसलिए है क्योंकि बोलना, अभिव्यक्ति करना लोकतंत्र के लिए जरूरी। अब इस बात को ध्यान से समझना, लोकतंत्र अच्छा है इसका मतलब क्या है? जनता का शासन अच्छा है। जनता का शासन अच्छा है मतलब जनता को बोलने की आजादी है। अरे जनता तभी तो शासन करेगी ना जब जनता अपना समर्थन दे सके, जनता अपना विरोध दर्ज करा सके। ऐसी स्थिति में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में जब जब कटौती होगी तब तब इसका अर्थ क्या निकाला जाएगा? पत्रकारिता चल नहीं रही है, क्योंकि पत्रकारों को बोलने से आप नहीं रोक सकते, क्योंकि एक्सप्रेशन की आजादी है। अब अगर मान लीजिए उन्हें बोलने की आजादी पर रोक लगाई जाए तो इसका सीधा अर्थ क्या निकलेगा? देश में डेमोक्रेसी खतरे में है। इसलिए इस रिपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत मायने दिया जाता है, बहुत मायने रखती है यह रिपोर्ट। कौन सी? प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। यह माना जाता है जिनके यहां पर प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में रैंकिंग खराब है वहां की डेमोक्रेसी नहीं, वहां पर ऑटोक्रेसी है, वहां तानाशाही है। जिन जगहों पर पत्रकारिता अच्छे से नहीं हो पा रही है वहां पर तानाशाही चलती है। ठीक है, ऐसी स्थिति में भारत की यह रैंकिंग बहुत सारे सवाल खड़े करती है कि क्या भारत में लोकतंत्र है? क्या भारत दुनिया में केवल यह दिखावे के लिए कहता है कि वहां पर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, या फिर इस रिपोर्ट में खामियां हैं? बात की जाए सरकार की तो हाल ही में भारत की तरफ के एक मंत्री ने मार्च में बयान दिया था और कहा था कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को हम नहीं मानते, भारत में खूब आजादी है बोलने की। अब वो तो कहते हैं कि आजादी है बोलने की, लेकिन पत्रकारिता के ऊपर इस रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा तैयार की गई इस प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का क्या मानना है वो भी आपको पता होना चाहिए। किन आधार पर ये इस बात को बोलते हैं वो भी आप जानिए, और किन आधार पर इन्होंने तालिबान के शासन वाले देश अफगानिस्तान की पत्रकारिता को भारत से अच्छी पत्रकारिता माना है, पाकिस्तान को अच्छी पत्रकारिता माना है, यह मैं आपके सामने बताऊंगा। तो एक बार के लिए आपको यह समझ में आ जाना चाहिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है ये इसके अंदर। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं, यहां पर एक प्रश्न और खड़ा होता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर कि अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, समझ में आया, लेकिन फ्रीडम ऑफ फेक न्यूज एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए। फेक न्यूज एक्सप्रेशन मतलब आपको अगर यह कह दिया जाए कि आपको बोलने की आजादी है लेकिन आप झूठ बोलें तो, अगर आप गलत बोलें तो उसे कौन रोकेगा? अगर आप ऐसा बोलें जो देश को तोड़ने वाला हो, अगर आप ऐसा बोलें कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, या फिर आप ऐसा बोलें कि भारत अब एक नहीं रहेगा, भारत से इस राज्य को अलग हो जाना चाहिए, अगर आप ऐसा करें तो
तो ऐसी स्थिति में भारत के संविधान के अंदर हमारे मूल अधिकारों में ही रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी दिए गए हैं। जहां संविधान का भाग 19 क्लॉज 1 हमें इजाजत देता है बोलने की, वहीं क्लॉज 2 कहता है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, यानी हमें एक्सप्रेशन की आजादी तो है, लेकिन उन एक्सप्रेशंस में ऐसे एक्सप्रेशन ना हो जो कि देश के लिए विघटनकारी हो। इस वजह से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस डाले गए हैं। हमारे उन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के प्रयोग के चलते ही कई बार पत्रकारिता जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। अब मैं आपके सामने वो कटिंग दिखाता हूं, मैंने ली तो है, मैं एक बार के लिए आपको दिखाऊंगा। ये रही, देखिए रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने भारत के लिए क्या लिखा है, एक बार आप पढ़ के देखिए। लिखा है, द अदर फिनोमिना इज डेंजरसली रेस्ट्रिक्ट्स द फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन is the acquisition of media outlet by oligarch who maintain close ties with political leaders। तो पहले तो ये समझिए कि यहां पर ये कहा गया है कि जो यहां इंडिया के जो हालात हैं ना, उसके पीछे का जो बहुत बड़ा पॉइंट है वो क्या है कि इंडिया में जो न्यूज चैनल्स हैं या तो वो बहुत पैसे वाले लोगों के पास हैं, और जिन पैसे वाले लोगों के पास हैं, उदाहरण के लिए एनडीटीवी हो गया अडानी का, अगर मैं सही हूं तो न्यूज 18 जो है वो अंबानी का है, न्यूज 18 नेटवर्क अंबानी का ही है। तो देश में एनडीटीवी अडानी, न्यूज 18 अंबानी, तो बड़े बड़े जो न्यूज मीडिया आउटलेट्स हैं वो सीधे सीधे पैसे वाले लोगों के पास हैं, और वो पैसे वाले लोगों पर पहले ही आरोप लगता रहा है सरकार के समर्थन का, नंबर एक। दूसरा, दिस इज पर्टिकुलरली द केस इन हाइब्रिड रेजिम सच एज इंडिया where all the mainstream media are now owned by the wealthy businessmen close to Prime Minister नरेंद्र मोदी। अब यहां की जो सबसे बड़ी बात इन्होंने इंडिया की निकाली है वो क्या है कि इंडिया में पत्रकारिता के हालात ऐसे क्यों हुए कि जो पत्रकारिता के जो चैनल्स हैं ना वो बिजनेसमैन के पास हैं, और जो बिजनेसमैन है वो मोदी के करीबी हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके द्वारा जो खबरें दिखाई जाती हैं वो मोदी के समर्थन में ही दिखाई जाती हैं, जैसे आप गोदी मीडिया कहते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ, एट द सेम टाइम मोदी हैज एन आर्मी ऑफ सपोर्टर्स, यानी इनके समर्थन में बहुत सारे लोग हैं मोदी के समर्थन में, जिन्हें आप मोदी भक्त कहते हैं, हु ट्रैक डाउन ऑल ऑनलाइन रिपोर्टिंग रिगार्ड्स एज क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट एंड वेज हॉरिफिक हरेसमेंट कैंपेन अगेंस्ट रिसोर्सेज। मतलब अब क्या है, दूसरी तरफ क्या है, मोदी के पास मोदी भक्तों की फौज है। ऐसी स्थिति में वो लोग क्या करते हैं, अगर किसी ने भी कोई गलत खबर दिखाई या फिर ऐसी खबर दिखाई जो उनके हिसाब से सही नहीं है, तो उसके ऊपर वो लोग टूट पड़ते हैं। अब ये जो लोग कैंपेन चलाते हैं, जैसे आपने देखा होगा ना ट्विटर पर तुरंत ट्रेंड करने लगता है, तो वो लोग पेड नहीं है, पैसा नहीं ले रखा उनने, बस समर्थक हैं। वो समर्थकों के द्वारा जब ये कैंपेन चलाए जाते हैं, इससे क्या होता है, यहां पर ये स्थिति, विकट स्थिति कैसे बन जाती है, दिस इज कॉट बिटवीन दीज टू फॉर्म्स ऑफ एक्सट्रीम प्रेशर। मैनी जर्नलिस्ट आर इन प्रैक्टिस फोर्स टू सेंसर देमसेल्व्स। इसका मतलब क्या हुआ, देखो दो स्थितियां बनी। पहली, भाई आपके पास मीडिया के दो धड़े हैं, एक धड़ा है जो मोदी समर्थकों के पास ही है, यानी कि जो भी न्यूज चैनल्स हैं वो मोदी समर्थक जो वो हैं धन्ना सेठ हैं उनके पास में न्यूज चैनल्स हैं, ठीक है। वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए तो जो बचे हुए चैनल्स हैं जो मोदी के समर्थन में नहीं है, या फिर ये कहिए कि वो मोदी के समर्थक बिजनेसमैन के नहीं है, उनके ऊपर ये फोर्सेस टूट पड़ती हैं। तो भाई एक तरफ तो एक प्रेशर तो किसका है, गोदी मीडिया का, दूसरी तरफ जो स्थिति है वो किसकी है, समर्थकों की। तो इन दोनों के बीच में भारत की एक्सट्रीम पत्रकारिता जो है वो फंस जाती है। इधर से समर्थक मार रहे हैं, उधर से वो पहले से ही समर्थक हो रखे हैं। दोनों स्थिति में हो क्या रहा है, इसकी वजह से जो पत्रकार होते हैं जिनको किसी ने भी किसी प्रकार का पैसा देके नहीं खरीदा, वो खुद से ही अपनी खबरों को खुद से ही काट देते हैं, सेंसर कर देते हैं, सोचने लगते हैं कि अगर ये दिखा दिया तो लोग मेरे बारे में मेरे ऊपर टूट पड़ेंगे, इसलिए पत्रकार खुद से ही खबरें दिखाने से पहले ही सेंसर कर लेते हैं। अब देखो यहां पर सरकार क्या कहेगी, सरकार का बयान ये होगा कि भाई हमने तो किसी पत्रकार को खरीदा नहीं, हमने तो किसी को पैसे दिए नहीं,
तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर नामक जो ये संस्था है ना, इसकी रिपोर्ट को आप इससे समझ सकते हैं, यूपीएससी भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछता है, ये याद रखिएगा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को यूएन में भी चर्चा में लिया जाता है, यूपीएससी में प्रीलिम्स में इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है कि ये कौन निकालता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है साथियों, ठीक है ना। अब ऐसी स्थिति में अगर ये दो स्थितियां ये लोग हाईलाइट कर रहे हैं, इसका मतलब समझिए आप, इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर पत्रकारों को खरीदा नहीं गया है, पत्रकार खुद से डर गए। जो बीच के पत्रकार हैं, देखो पैसे वाले लोगों ने खरीद लिया पैसे वालों को, तो वो तो हो गया अलग साइड। दूसरी तरफ से बेचारे और जो नॉर्मल पत्रकार हैं वो इसलिए नहीं कर पा रहे कि मेरी खबर नहीं बिकेगी। भाई असल में पत्रकार को भी तो पेट भरना है, पेट भरने के लिए वो पैसा चाहिए, उसको पैसा चाहिए तो खबर बिकनी चाहिए। बिकने से मतलब है लोग देखने चाहिए, लोग देखेंगे नहीं तो उसका धंधा चलेगा नहीं, धंधा नहीं चलेगा तो इसलिए पत्रकार अपनी खबर को कर्टेल कर देता, दिखाता ही नहीं, बाहर में जान दो भाई, वही खबर दिखाओ जो जनता देखना चाहती है। जनता कौन सी देखना चाहती है? जो समर्थकों की जनता है, जो देखना चाहती है वही दिखाया जाता है, ठीक है। इस प्रकार के कारण भारत की स्थिति का इन्होंने जो विश्लेषण किया है वो बहुत ही क्रिटिकल विश्लेषण है, और इससे बहुत से लोग सहमत भी हैं कि हाँ साहब ये विश्लेषण तो गजब का विश्लेषण है जो इन्होंने किया। ये 5 पैमाने के ऊपर पत्रकारिता का विश्लेषण करते हैं। किन पैमाने पर ये करते हैं कि साहब पॉलिटिकल इंडिकेटर्स कैसे हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कैसे हैं, लेजिस्लेटिव इंडिकेटर्स कैसे हैं, सोशल इंडिकेटर्स कैसे हैं, सिक्योरिटी इंडिकेटर्स पत्रकारिता को लेकर कैसे हैं। इन 5 बड़े मुद्दों पर रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जो है वो अपने एनालिसिस निकालता है, ठीक है ना। तो विश्व प्रेस फ्रीडम का दिन था 3 तारीख, कल के दिन 3 मई को, उसी समय पर यह रिपोर्ट जारी की जाती है। दुनिया भर का इन्होंने इस प्रकार का आंकड़ा जारी किया। ये देखें आप, देखिए आप यहां देखेंगे इनमें से जो ये बिल्कुल हरे हरे भरे हो रखे हैं ना, ये वो देश हैं जहां पर पत्रकारिता एकदम प्रसन्न है, यानी कि पत्रकार अपनी मर्जी से अपना काम कर पा रहे हैं। जो येलो हैं वो थोड़े से फिर भी किसी प्रकार से किंतु परंतु में हैं, लेकिन जिन पर रेड मार्क लग गया है ये तो एक्सट्रीम कंडीशंस में जी रहे हैं, यानी हरे वाले गुड सिचुएशन में हैं, येलो वाले सेटिस्फैक्टरी सिचुएशन में हैं, बाकी जो हैं वो प्रॉब्लमेटिक हैं, डिफिकल्ट हैं और वेरी सीरियस सिचुएशन में हैं। ये सारी चीजें यहां पर आपके सामने हैं। उम्मीद है आप सभी साथियों को ये बात अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इज बेस्ड ऑन द 5 इंडिकेटर, ये मैंने आप लोगों को प्रॉपर तरीके से बता दिया। अच्छा, इनमें से अगर हम रैंक वाइज देखें तो रैंक के अंदर साथियों टॉप 10 में रैंक जो है ना 1 से लेकर 10 तक वो इन 5 देशों की, इन 10 देशों की आती है। इसके बाद में बॉटम में अगर हम चलें तो नॉर्थ कोरिया, चाइना और वियतनाम आती है। ये पेपर में आ सकता है भाई, याद कर लेना, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा अगर पूरी लिस्ट देखें तो अब क्या होगा ना, लोग इस चीज को लेकर बड़ा आनंद लेंगे और एक सवाल पूछेंगे। क्या सवाल पूछेंगे कि सर फिर अफगानिस्तान में कैसे हमसे अच्छी रिपोर्टिंग हो रही है? नंबर 1, सर पाकिस्तान में हमसे अच्छी रिपोर्टिंग कैसे हो रही है? देखिए मैं इसके पीछे का कारण बताता हूं, बहुत बड़ा कारण है, मैं समझाता हूं अभी आपको, शायद आप थोड़ा बहुत समझ पाए। बाकी अगेन यहां पर यह चीज जो है वो बहुत ज्यादा लोगों के दिमाग में समझ में आने वाली है नहीं। पाकिस्तान का केस समझो पहले। देखो पाकिस्तान में फिलहाल कोई भी सरकार, स्थायी सरकार नहीं है। इमरान खान की सरकार गई, शहबाज शरीफ भी लड़ झगड़ के चल रहे हैं। आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि सरकार के पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो पत्रकारों को खरीद ले। ध्यान से समझना। तो पाकिस्तान के पत्रकार बिकने से बच गए, नंबर 1। हालांकि बिके तो ये भी हैं, 150वें नंबर पर हैं, अगर इनकी आरएसएफ की बात अगर मानी जाए तो बता रहा हूं। दूसरी बात क्या है, पाकिस्तान में फिलहाल पत्रकार जो हैं वो खुद ऑलरेडी इतने क्रिटिकल हो रखे हैं। देखिए पत्रकारिता को अच्छी पत्रकारिता के रूप में कंसीडर किया जाता है जब जिसका शासन है उसके खिलाफ बोलने की आप हिम्मत रखें, क्योंकि शासन है उसी के समर्थक हैं। समर्थकों के खिलाफ बोलने की अगर आप हिम्मत रख रहे हैं, इसका मतलब आप में वो साहस है कि वो चीजों को आप हाईलाइट कर रहे हैं। अब जब आप हाईलाइट कर रहे हैं तो पाकिस्तान के अंदर जो शहबाज शरीफ सरकार है वो सरकार फिलहाल इमरान खान के समर्थकों के आगे बड़ी अटकी सी है, क्योंकि जीत कर नहीं आई है, गठजोड़ करके खरीद कर सांसदों को आई है। इसलिए पत्रकार जो है ना वो सरकार के खिलाफ खूब मुखर हैं। तभी आपने देखा होगा अभी बाजवा वाला मामला पत्रकारों ने ही उठाया था। पत्रकार ही हैं जो खुल करके शहबाज शरीफ का क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, इमरान खान का समर्थन कर रहे हैं। तो इसलिए इनके हालात में पत्रकारिता किसी एक तरफ शिफ्ट नहीं हुई है, नंबर 1। अब बात कर लेते हैं अफगानिस्तान की। देखिए अफगानिस्तान की स्थिति भी बिल्कुल वही है, वहां पर चुनी हुई सरकार नहीं है। चुनी हुई सरकार नहीं है, इसका मतलब वहां जो भी सरकार है वो सरकार तालिबान की है, और वो बिल्कुल अंगूठा टाइप लोग हैं। उनको ये नहीं पता फ्रीडम का असली मतलब क्या है, जो कभी फ्रीडम रहा ही नहीं,
वो क्या कहता है ना, वो क्या जाने पीर पराई जिसकी कभी ना फटी हो बिराई। तालिबान में स्वतंत्रता नामक चीज कभी आई नहीं, तो यहाँ के पत्रकारों को भी नहीं पता है कि वो स्वतंत्र है कि नहीं है। तो वो जो कर ले रहे हैं ना, वो लेवल प्लेइंग हो जा रहा है। बड़ी मात्रा में जो लोग हैं वो स्वतंत्र पत्रकारिता पसंद करते हैं, तो वो ऊपर चला जा रहा है। अपने देश में इतनी स्थिति क्यों बिगड़ी? क्योंकि यहां पर दो बड़े कारण जो इसने हाईलाइट किए हैं कि भाई पैसे से बिजनेसमैन कंट्रोल में है और समर्थकों ने बाकी जो अपोजिशन वाले हैं उनको कंट्रोल किया हुआ है। अब इस बात को उल्टे तरीके से कहते हैं। कैसे? अरे भाई साहब एक बात बताओ, उनके पास समर्थक हैं, इसमें किसी की गलती क्या है? अब समर्थक नहीं सुनना चाहते तो क्या दिक्कत है? हाँ, तो इसीलिए कई बार मोदी भक्तों को अंधभक्त कह करके भी लोग चिल्लाते हैं। तो ये जो लड़ाई चलती है ना, अपने कमेंट बॉक्स में भी चल रही होती है, जहां देखोगे वहीं मोदी भक्त है तू, अंधभक्त है तू, फलाना है, ये सब असल में क्या है ना, या तो व्यक्तित्व इतना करिश्मेटिक हो, जैसे मोदी जी ने अंधभक्तों को या मोदी भक्तों को खरीदा नहीं है, वो भाई साहब वैसे ही भक्त हैं। अब भक्त हैं तो भाई साहब उनको साथ में ले रखा है, ये सारा खेला हो रखा है। तो फ्रीडम इंडेक्स ऑटोमेटिक कर्टेल हो जाता है हमारे देश के अंदर। क्यों? क्योंकि यहां पर जनता ही जो है ना, वो राजनेता के पीछे दीवानी है। अब जनता राजनेता के पीछे दीवानी है, उसके कारण चाहे जो आप मान सकते हैं, स्थिति ये है। ठीक है ना? तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी। बाकी तो खैर फैक्ट्स ही हैं, इसमें तो बताने जैसा क्या है। ठीक है, तो ये आपके सामने है। भाई आज मुझे आपके सेशन को फिलहाल यहीं रोकना होगा, समय मिलेगा तो बाकी और कवर करूंगा। सुबह में मैं कहीं किसी अर्जेंट वर्क में इन्वॉल्व था, तो मैं सेशन लेने में देर से हुआ और अभी भी मुझे कहीं अर्जेंटली निकलना है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको आज की जानकारी ये पसंद आई हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ साझा करें। बाकी हमारे साथ जुड़कर पढ़ना चाहते हैं, हमारा एप्लीकेशन अपनी पाठशाला आपके साथ है। बाकी लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया। कंटेंट आपको PDF फॉर्मेट में वहाँ मिल जाएगा, आप जाइए पढ़िए बढ़िया से। बाकी जो जानकारी वो आपको समय समय पर उपलब्ध करा दी जाएगी। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। और हाँ, इस पूरे करंट अफेयर के लिए अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर एक ई-बुक निकालिए RNA की, जिसमें हाँ इसमें भी आपके वो 10 से लेकर 15 तक सारे सवाल हैं, वो डिस्कस करेंगे हम। लेके बाकी भी इशू आया था लेकिन टाइम अब खत्म हो गया मेरे पास। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें।